91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेलो हल्द्वानी सामुदायिक रेडियो को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है। जो हमारा अभी प्रोग्राम है विश्वविद्यालय परिसर से, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई जानकारियों की, और इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए जो कई सारे उपयोगी बातचीत होती हैं या फिर व्याख्यान होते हैं वो भी हम लेकर के आते हैं, ताकि वो अपने अपने विषयों में और कैरियर में एक अच्छे अवसर को तलाश कर सकें। तो आज हमारे साथ हेलो हल्द्वानी रेडियो स्टूडियो में मौजूद हैं पत्रकारिता और जनसंचार विद्याशाखा से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राकेश चंद्र रयाल। डॉक्टर राकेश रयाल विश्वविद्यालय के जनसंपर्क का काम भी देखते हैं। डॉक्टर रयाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। धन्यवाद अनिल। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि जो जनसंपर्क है पत्रकारिता और जनसंचार का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसके महत्व पर हम बात करेंगे। किस तरह से विद्यार्थियों के लिए ये उपयोगी हो सकता है और विद्यार्थियों के लिए रोजगार के मौके कैसे ये दे सकता है। डॉक्टर रयाल, जैसे सबसे पहली चीज ये जनसंपर्क क्या है और इसे आसान शब्दों में किस तरह से हम विद्यार्थियों के लिए और जो भी इस समय रेडियो को सुन रहे हैं उन सभी श्रोताओं के लिए कैसे रख सकते हैं। जनसंपर्क एक ऐसी विधा है जो पत्रकारिता एवं जनसंचार के अंतर्गत आने वाली एक महत्वपूर्ण विधा है, और जनसंपर्क के लिए संचार होना बहुत ही आवश्यक है। जहाँ तक जनसंपर्क की हम बात करें, इसकी जो परिभाषा है, इसका जो अर्थ है, इसके नाम से परिलक्षित होती है। जन संपर्क, जन का मतलब लोग है, यहाँ पर जनता है, यहाँ पर जो हमारे पब्लिक है वो है। और संपर्क का मतलब जो एक सामान्य भाषा में हम कहते हैं संपर्क, लेकिन किसी विशेष उद्देश्य को लेकर यदि हम जन से संपर्क करते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, पब्लिक से संपर्क करते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो उसे जनसंपर्क कहा जाता है। सपोज दैट हम ये कहें कि किसी संस्थान में, चाहे वो सरकारी संस्थान हो, गैर सरकारी संस्थान हो, वहाँ पर जनसंपर्क का जो महत्व है, उसके जो उद्देश्य हैं, उस संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो बाहरी तौर पर हो या आंतरिक तौर पर हो, उस संस्थान से जुड़े हुए लोगों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने का काम जनसंपर्क करता है। अतः किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दो माध्यमों के बीच में या दो समूहों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने का जो कार्य होता है उसे जो है जनसंपर्क कहते हैं। किसी उद्देश्य के लेकर, या जैसे किसी संस्थान का कि जो उसकी जो कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली के अंतर्गत उस संस्थान से जुड़े हुए जो आंतरिक और बाह्य जो लोग हैं, चाहे वो कर्मचारी हों या आम जनता हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो जुड़ी होती है, उन लोगों के बीच में एक रिश्ता स्थापित करना, एक रिलेशन जो है इस्टेब्लिश करना ही जनसंपर्क है। जैसे आपने आसान शब्दों में हमारे श्रोताओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए ये तो साफ कर दिया कि जनसंपर्क क्या है। अब बात आती है कि जनसंपर्क की जो उपयोगिता और इसका जो महत्व है वो भी आपने कुछ हद तक हमें जो एक मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो आपने हमें बता दिया, लेकिन अगर इसे थोड़ा गहराई से बात की जाए तो क्या जनसंपर्क की उपयोगिता और महत्व है? जनसंपर्क की उपयोगिता आज के दिन ही नहीं, आदिकाल से जो है इसका महत्व जो है देखा गया है। चाहे किसी भी युग की बात करें, हम सतयुग की बात करें, त्रेता की करें, द्वापर की करें और वर्तमान कलयुग की बात करें, हर युग में एक जो जनमानस के बीच या जो युग में जो भी, चाहे वो देव युग रहा हो या कोई भी युग रहा हो, उसमें लोगों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने का, एक रिश्ते स्थापित करने का और एक संचार स्थापित करने का जो एक माध्यम रहा है, वो पहले से ही रहा है। और वर्तमान की हम यदि बात करें तो जनसंपर्क की उपयोगिता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हर जनता के बीच, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का उदाहरण लेता हूँ। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय एक दूरस्थ शिक्षा पद्धति का उच्च शिक्षण संस्थान है, ओपन और दूरस्थ शिक्षा पद्धति का शिक्षण संस्थान है, जिसे हम ओडीएल कहते हैं, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। ठीक है, उत्तराखंड में, इग्नू में, पूरे देश में जो है ये लोग जो है इससे 90s में जो है इससे इंट्रोड्यूस हुए हैं, 80s और 90s में इससे इंट्रोड्यूस हुए हैं। और पहले ये जो है आपका सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद इग्नू में 1984 में इसकी स्थापना हुई। और
उसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो 2005 में जो है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। लोग दूरस्थ शिक्षा, क्योंकि एक ट्रेडिशनल एजुकेशन लेते थे, एक संस्थागत शिक्षा के माध्यम से लोग अपनी पढ़ाई करते थे, लेकिन दूरस्थ शिक्षा को लोग बहुत कम जानते थे। लेकिन इस शिक्षा पद्धति से लोगों को जोड़ने के लिए, इस शिक्षा पद्धति का लाभ हर जन जन तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो जब तक हम अपने जो हमारा विश्वविद्यालय है इसके बारे में लोगों तक बात नहीं पहुंचाएंगे, लोगों से संपर्क नहीं करेंगे, लोग चाहे वो किसी भी माध्यम से करें, चाहे वो मीडिया के माध्यम से करें, चाहे हम सीधे तौर पर करें, अपने संस्थान के बारे में लोगों का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कराना, हमारे जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को आम जन तक ले जाना, और जो हमारी उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को आम जन तक ले जाना, और एक जन और एक संस्थान के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना एक जनसंपर्क का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दूर शिक्षा पद्धति को लोग जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, लेकिन विश्वविद्यालय ने डूअर टू डूअर, उच्च शिक्षा आपके द्वार, एक अभियान चलाया और घर घर जाकर, सुगम से दुर्गम क्षेत्र में जाकर, जो है मैदानी से पहाड़ी क्षेत्र में जाकर, हर गांव गांव जाकर बैनर लगाकर, छोटे छोटे बैठकें करके, बड़े बड़े सेमिनार्स करा के लोगों तक मीडिया के माध्यम से सीधे तौर पर विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली और विश्वविद्यालय की जो उपयोगिता है उसकी जानकारी लोगों को दी और वहां के लोगों से एक संबंध स्थापित करे। उसी का नतीजा रहा है कि आज पूरे प्रदेश में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को हर जन जानता है, और इसी का नतीजा है कि आज 90,000 छात्र छात्राएं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं, और वो अपना रोजगार भी कर रहे हैं और साथ साथ में उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जनसंपर्क का ही एक बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। तो डॉक्टर रयाल, जैसे बात की हमने उपयोगिता और महत्व की जनसंपर्क के, तो किसी भी संस्थान के लिए जनसंपर्क की उपयोगिता क्या है, उसका महत्व क्या है, ये आपने एक उदाहरण के साथ हमारे सामने और हमारे श्रोताओं के सामने रखा। अब अगर बात की जाए जनसंपर्क के लिए एक उचित माध्यम की, तो वो माध्यम कई सारे हो सकते हैं, तो वो माध्यम क्या हैं, और उन माध्यमों को आप अगर एक तुलना छोटी सी की जाए तो किस तरह से देखेंगे? जनसंपर्क के माध्यम तो बहुत सारे रहे हैं, और ये समय और जो नए नए तकनीकें आई हैं उसके आधार पर बदलती रही हैं। पहले परंपरागत संचार माध्यम होते थे, तो परंपरागत संचार माध्यम ही जनसंपर्क के माध्यम होते थे, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हों, कठपुतली हों, या छोटे मेले हों, त्यौहार हों, और इसके अलावा जो छोटे छोटे नाटकों के माध्यम से जो है लोगों को जागरूक करना, उनको जो है संस्था या किसी भी तरह से उनसे संपर्क करना, ये होता था। लेकिन धीरे धीरे जो है, जैसे जब से मीडिया आई, तो मीडिया एक बहुत बड़ा साधन बना है, एक बहुत बड़ा टूल के रूप में जो है जनसंपर्क के लिए एक वरदान साबित हुआ है। तो फिर उसमें आपका प्रिंट मीडिया आया, समाचार पत्र पत्रिकाएं आई, फिर रेडियो आया, फिर टेलीविज़न आया, टेलीविज़न के बाद फिर केबल नेटवर्क, उसमें और एक्सटेंशन हुआ, फिर केबल नेटवर्क आया, उसके बाद जो है फिर आपका न्यू मीडिया आया, न्यू मीडिया में जो है आपका वेब जर्नलिज्म आया, वेब जर्नलिज्म के बाद जो है आपका सोशल मीडिया आया, और तमाम, और जिसे हम आज की डेट में कुल मिलाकर कहें हम, तो जो वर्तमान में जो एक सशक्त माध्यम है जनसंपर्क का, उसे हम कहेंगे डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया में आपका सोशल मीडिया भी आ गया, वर्चुअल मीडिया भी आ गया, आपका वेब पोर्टल भी आ गया, आपका वेब जर्नलिज्म भी आ गया। तमाम जो ये टूल्स हैं, ये सारे टूल्स एक मीडिया के जो जितने भी जो स्वरूप हैं, ये सारे स्वरूप जो हैं जनसंपर्क के लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही सशक्त माध्यम है। इसके अलावा बैठकें होती हैं, हम जगह जगह, मैंने भी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का आपके सामने उदाहरण रखा, जगह जगह जाकर बैठकें करना और लोगों के बीच में जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, संस्था के बारे में जानकारी देना, लोगों को संस्था से जोड़ना, उसकी जो महत्व है, संस्था के जो उपलब्धियां हैं या जो उसकी उपयोगिता है, उनके बारे में लोगों को जानकारी देना। तो ये सारी चीज़ें बैठकों के द्वारा, जो हमारी संगोष्ठियां होती हैं उसके माध्यम से, उसके अलावा जो बैनर हैं, उसके अलावा जो पंपलेट्स हैं, उसके जो इन हाउस जर्नल्स होते हैं, जो किसी भी संस्था की अपनी एक पत्रिका होती है जिसमें जो है इंटरनल पब्लिक रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, तो इन हाउस जर्नल्स जो है, इन हाउस जर्नल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर द इंटरनल पब्लिक रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट।
जो हमारे जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनके बीच में एक संबंध स्थापित करना और उनका प्रबंधन करने के लिए इन हाउस जर्नल्स जो होते हैं, जिसे हम गृह पत्रिका कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें सब अपना फीडबैक देते हैं, जो भी हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, संस्था के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके समक्ष रख सकता है। उसमें आपके जो अभिव्यक्ति है वो आप उसमें व्यक्त कर सकते हैं, आपकी जो संवेदना है वो व्यक्त कर सकते हैं, मतलब व्यक्तिगत या संस्था के प्रति। और उसके अलावा जो भी एक विचारों का आदान प्रदान आप कर सकते हैं। कहीं पर आपको कोई फीडबैक देना है संस्था के हित में तो आप दे सकते हैं, अपने हित में आपको कोई बात रखनी है तो वो आप रख सकते हैं। तो इन हाउस जर्नल्स उसमें बहुत बड़ा है। और बाकी पंपलेट्स, बैनर्स, हैंडबिल्स हो गए, और ये तमाम बहुत सारे टूल्स जनसंपर्क के हैं। लेकिन सबसे आज के डेट में सोशल मीडिया जनसंपर्क का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। चाहे वो सोशल मीडिया के आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, आपने देखा होगा कि वे बड़े बड़े जो लोग हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो आपके लीडर्स हैं, कोई भी हो, तो कोई भी बात वो यदि करना चाहते हैं तो ट्विटर हैंडल से वो अपनी बात रखते हैं और एक साथ वो करोड़ों लोगों के पास वो बात पहुंच जाती है। और लोग उस नेता की या उस सेलिब्रिटी की जो भावनाएं हैं, जो उसकी सोच है, उससे अवगत होते हैं, प्रेरित होते हैं। ठीक है, जो भी प्रतिक्रिया है वो तत्काल उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये सारे टूल्स जो हैं जनसंपर्क स्थापित करने के और उनका प्रबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे डॉक्टर रयाल, अभी आपने हमारे श्रोताओं के सामने बात रखी कि जनसंपर्क के लिए क्या कुछ माध्यम हो सकते हैं, तो अब एक संक्षेप में एक बात जानना चाहूँगा कि जैसे जनसंपर्क के जो ये माध्यम हैं, इनमें हम कई बार देखते हैं कि कई सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में भी चल रही होती हैं और कई सारी जैसे अवधारणाएं जो होती हैं वो नेगेटिव भी जा रही होती हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसे तरीके जो कि इन जनसंपर्क के माध्यमों को नियंत्रित कर सकें, जिससे कि वो समाज में एक अवेयरनेस फैलाएं और फिर नेगेटिव रास्ते की तरफ को ना जाए समाज, इसके लिए क्या किया जा सकता है? जनसंपर्क किसी संस्था का, किसी सरकार का, माना सपोज दैट हम सोसाइटी की बात करें, इंडियन सोसाइटी की बात करें, हम भारतीय जो समाज है इसकी परिप्रेक्ष्य की बात करें, तो इस समय जो सरकार है भारत में, या उत्तराखंड में बात करें, उत्तराखंड में जो सरकार है, या और छोटे लेवल पर इसको हम ले जाएं कि जो है सपोज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है, ठीक है, क्योंकि हम उत्तराखंड विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक छोटा सा उदाहरण के रूप में, क्योंकि हमारे जो छात्र हैं वो भी इसको अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में यदि कोई इस तरह की भ्रम है लोगों को कि भाई यहाँ दूर शिक्षा पद्धति जो है ज़्यादा उपयोगी नहीं है, ठीक है ना, ये जो अन्य विश्वविद्यालय हैं उनकी तुलना में जो है ये ज़्यादा कारगर नहीं है, या उत्तराखंड विश्वविद्यालय की जो कार्य प्रणाली है वो ठीक नहीं है, इस तरह की जो भ्रांतियाँ यदि समाज में फैल रही हैं, तो उनसे बचने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो हमारे जनसंपर्क के टूल्स हैं उनके माध्यम से हम जो तथ्यपरक जो बातें हैं संस्था की, इन बातों के तथ्यों के साथ हम लोगों के बीच ले जाएं अपने तमाम टूल्स के माध्यम से। कि सपोज दैट किसी ने कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है, दूर शिक्षा पद्धति है, वो अन्य विश्वविद्यालय की जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तुलना में जो है इसका महत्व कम है। यदि हमारे पास इस तरह की बातें आती हैं, फीडबैक हमको मिलता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी संस्था का जो महत्व है, दूर शिक्षा पद्धति का जो महत्व, उसको जो है तथ्यों के साथ समाज के सामने ले जाएं। हम उदाहरण दें, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, हमारे विश्वविद्यालय में अभी जो है इतने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है इस सब्जेक्ट में, जैसे योगा की बात करें तो योगा में सैकड़ों लोगों ने जो है नेट क्वालिफाई किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्होंने नेट क्वालिफाई करने, यहाँ से पीजी करने के बाद नेट किया और नेट के बाद वो डिग्री कॉलेज में जो है लेक्चर हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ से ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वो कहीं पीसीएस उन्होंने जो है लोक सेवा आयोग से जो है उन्होंने कम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई किया है। बहुत सारे जिसने आईएएस निकाला है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत जो टीचर एलटी में थे तो एलटी में रहने के साथ साथ उन्होंने यहाँ से डिग्री प्रोग्राम किए और डिग्री प्रोग्राम के बाद उन्होंने जो है उनका जो प्रमोशन है वो लेक्चर में हुआ है। तो ये एग्जाम्पल हमको लोगों के सामने रखने पड़ेंगे कि भाई इसका कहीं पर भी किसी भी तौर से इसका महत्व तो कहीं पर कम नहीं है। ये बहुत ही उपयोगी है और इतना उपयोगी है कि आप अपने जॉब की नौकरी के साथ साथ रहकर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस तरह से नकारात्मक, और यही हम राज्य की बात करते हैं कि राज्य में यदि सरकार का जो लोक संपर्क एवं जनसंपर्क निदेशालय होता है, प्रत्येक स्टेट का
सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय होता है। तो सूचना और जनसंपर्क निदेशालय का यही कार्य होता है कि सरकार की जो कार्य प्रणाली है, सरकार की जो उपयोगिता है, सरकार के जो उपलब्धियां हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं को, तमाम उपलब्धियों को, तमाम कार्यों को वो जनता तक ले जाएं और जनता और सरकार के बीच एक संबंध स्थापित करें, और संबंध स्थापित करने के साथ साथ उसका प्रबंधन भी करें, उसको बनाए रखें। ये सूचना लोक संपर्क विभाग का होता है। यदि सरकार के खिलाफ कोई भ्रांतियां समाज में फैल रही है तो ये सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि आज सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, किसी भी स्टेट की बात मैं करूं तो केवल एक विज्ञापन एजेंसी बन गई है, लेकिन उनका उत्तरदायित्व कि वो सरकार और जनता के बीच संबंध स्थापित करें, उनका संबंधों का प्रबंधन करें और एक सामंजस्य स्थापित, संचार का कार्य करें दोनों के बीच में, एक 2 वे कम्युनिकेशन के रूप में जो है सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय कार्य करें। तो डॉक्टर रयाल, आपने ये जो बात आई थी कि माध्यमों को नियंत्रित कैसे किया जाए या फिर उन माध्यमों से किस तरह से समाज को एक सकारात्मक रास्ते की ओर को लेकर के जाया जाए, इस बारे में आपने बहुत ही आसान शब्दों में हमारे श्रोताओं के सामने बात रखी कि तथ्यों के साथ हम कोई भी जानकारी पेश करें और जो उस जानकारी को देख भी रहे हैं वो भी तथ्यों के साथ उस जानकारी को देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। अब बात आती है विद्यार्थियों के हित में कि जो भी विद्यार्थी पत्रकारिता और जनसंचार विद्या शाखा से जुड़ रहे हैं और ख़ास तौर पर जनसंपर्क से जुड़ रहे हैं, तो जनसंपर्क में जुड़ने के बाद उनके लिए क्या अवसर होते हैं रोजगार के? क्योंकि यह टोटली प्रोफेशनल विषय है, व्यवसायिक विषय है, और व्यवसायिक विषय में मुझे लगता है कि उसी छात्र को जो है आना चाहिए शिक्षा के लिए जिसके अंदर एक स्किल्स और एक क्रिएटिविटी हो। ये ऐसे नहीं कि आपने जो है पढ़ के और डिग्री हासिल कर दिया, आपने उसको बाद जो है आप टीचर बन गए और टीचर आपने जो है छात्रों को पढ़ाना है। ये विशुद्ध रूप से एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम है और इसके लिए आपके अंदर वो खूबियां होनी चाहिए जो आपको अपने कार्य में दक्षता हासिल करवाए। तो आज के युग में यदि हम कहें बात, तो जनसंपर्क का जो नया एक अपग्रेड हम कहेंगे, इसको एक नई विधा है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। एक तो जनसंपर्क है, एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, जिससे हम औद्योगिक संचार भी कहते हैं। ठीक है, कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहां पर कॉर्पोरेट के वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। उनके बीच में ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर या एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और आज के युग में बहुत सारे क्षेत्रों में इसकी डिमांड भी बढ़ी है। तो हम ये कहें कि कॉर्पोरेट सेक्टर में तो एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर के रूप में, और जो पब्लिक सेक्टर हैं या जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं उनमें एक जनसंपर्क अधिकारी की नितांत आवश्यकता होती है। पर सरकार में या हर एक विभाग में क्या हो रहा है कि एक जनसंपर्क अधिकारी, कहीं पर उसको जनसंपर्क प्रबंधक कहते हैं, कहीं पर जनसंपर्क अधिकारी कहते हैं, कहीं पर उसको PR पर्सन, पब्लिक रिलेशन पर्सन भी कहते हैं। अलग अलग नाम उसके हैं, लेकिन जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सेम है, लेकिन अलग अलग नाम उसको दिया गया। जनसंपर्क प्रबंधन मतलब जनसंपर्क का प्रबंधन करना, जनसंपर्क अधिकारी, यहाँ पर अधिकारी का तात्पर्य ये नहीं कि वो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर है, उसका काम है, मतलब उसके अधिकार हैं, उसको वो दिए गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं कि आपका कार्य है अपने संस्था से जुड़े हुए लोगों के बीच में संबंध स्थापित करना और उन संबंधों का अच्छे ढंग से प्रबंधन करना। तो कहने का तात्पर्य है कि सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में जनसंपर्क अधिकारी या जनसंपर्क से जुड़े हुए जो भी पद होते हैं उनमें समय समय पर जो है विज्ञप्तियां आती हैं, उनमें आवेदन मांगे जाते हैं। उसके अलावा जो बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो वहाँ पर कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर की पोस्ट भी निकलती रहती हैं और हर विभाग में हर कंपनी जो है अपने स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए जो है एक जनसंपर्क अधिकारी या एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर या एक PR पर्सन या एक PR प्रबंधक की नियुक्ति करता है। और आजकल इसका एक और नई विधा और जुड़ी है, या हम कह सकते हैं कि एक नया सेक्टर और जुड़ा रोजगार का, जिसे इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं, तो वो भी इससे जुड़ा हुआ है। देखो, जनसंपर्क का मतलब क्या है? जनसंपर्क का मतलब यह है कि आप जो है संचार स्थापित कर रहे हैं। सामंजस्य के लिए आपको संचार करना पड़ेगा, ठीक है, दो छोरों के बीच में आपको संचार से सामंजस्य क्या होगा, रिश्ते एस्टेब्लिश होंगे। उसके लिए क्या है? उसके लिए सबसे पहले तो यह है कि आपको अपने संस्थान की, जिस संस्थान में आपको नियुक्त किया गया, उसकी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपके जो भाषा उसमें जो है मिठास होनी चाहिए।
आपका व्यवहार बिल्कुल बहुत ही सरल होना चाहिए, आप जो भाषा यूज कर रहे हैं वो बहुत ही सरल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे गुण आपके अंदर होनी चाहिए। तो इन सारे चीज़ों के साथ साथ कि आप एक बेहतर जनसंपर्क कर सकते हैं, एक बेहतर जनसंपर्क स्थापित कर सकते हैं और एक बेहतर जनसंपर्क प्रबंधन कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट की मैं जो बात कर रहा था, इवेंट मैनेजमेंट अब के अंदर क्या होना चाहिए, आपके अंदर इस सारे जो मैंने अभी गिनाए आपके सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट अब क्या कर रहे हैं लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पहले भी रहे हैं और जिन्होंने हमारे साथ पढ़ाई भी करी है, तो उन्हें मास कम्युनिकेशन में या पब्लिक रिलेशन में डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्हें अपने अपने इवेंट मैनेजमेंट की अपने अपने जो है उन्हें ऑर्गेनाइजेशन जो है शुरू किए हैं, अपनी जो है संस्थाएं बनाई हैं। तो उसके अंतर्गत क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े किसी यूनिवर्सिटी से कहा कि आपका कोई सेमिनार कराना, तो हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वो मीडिया को मैनेज करते हैं, ठीक है। वो उस से जुड़े हुए जितने भी जो लोग हैं उस संस्था से या उस सेमिनार्स में जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनके बीच में एक सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो ऐसे ही बड़े बड़े जो संस्थान हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहाँ पर उनकी पब्लिसिटी का कार्य या उनसे जुड़े हुए संस्थाओं के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए यदि कोई बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और वो प्रोग्राम जिन्हें हम इवेंट्स कहते हैं, तो इवेंट्स को मैनेज करने का काम भी कुछ लोग कर रहे हैं। और इसमें एक रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन वो आपके हुनर पर निर्भर करता है। कोई खास नहीं कि आपको जब सरकारी नौकरी मिलेगी तो तभी आपके लिए जनसंपर्क एवं एमए मास कम्युनिकेशन उपयोगी है। आपके अंदर हुनर है तो आप अपनी अलग से इवेंट मैनेजमेंट की कोई संस्था खोलें और उसके बाद आप जब बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर में जाकर उनके लिए इवेंट मैनेजमेंट का कार्य करें, तो उसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। और दिन प्रतिदिन जितना व्यवसायीकरण हो रहा है संस्थाओं का, तो उस हिसाब से इस क्षेत्र में भी काफ़ी रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो डॉक्टर रयाल, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे लिए और जो भी विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम से जुड़ रहे हैं उन सभी के लिए रखी कि किस तरह से वो रोज़गार के अवसर इस पाठ्यक्रम में देख सकते हैं। और एक बात और हम गुजारिश करेंगे जितने भी व्यक्तित्व अभी रेडियो सुन रहे हैं उन सभी से कि आप सब भी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़िए, पत्रकारिता और जनसंचार विद्या शाखा से जुड़िए और जनसंपर्क का जो पाठ्यक्रम है इससे भी जुड़िए। डॉक्टर रयाल, अगर इसके अलावा कोई और ख़ास बात आप हमारे श्रोताओं से कहना चाहें तो आपका स्वागत है। खास बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय आपने देखा होगा कि अन्य विश्वविद्यालयों में भी संचालित हो रहा है और बहुत सारे यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, सरकारी जितने भी संस्थान हैं सब में जो है ये पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भी 2010 से जो है पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के अंतर्गत कई पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं, और जिसमें हमारा एक एमए मास कम्युनिकेशन है, एक जो है पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, एक जो है पीजी डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया है, और एक पीजी डिप्लोमा इन पब्लिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग। तो इस तरह के प्रोग्राम हैं जो बिल्कुल रोजगार परक हैं और आप जो है इसका लाभ ले सकते हैं। हमारा जो भी पाठ्यक्रम है, तमाम जो इसका कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स हमारी वेबसाइट पर भी है, वो ऑडियो फॉर्म में भी है, वीडियो फॉर्म में भी है, टेक्स्ट में भी है, पीडीएफ में भी है। और आप हमारे 2 मॉडल अध्ययन केंद्र हैं, एक हल्द्वानी में है और एक देहरादून में है। यहाँ पर हमारे काउंसलर हैं। हल्द्वानी में हम स्वयं हम 3 लोग यहाँ पर हैं विभाग में, और आपकी किसी भी तरह से जो सब्जेक्ट से संबंधित जो भी क्वारीज होती हैं वो आप यहाँ पर आके हमसे बता सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का, जो आशंकाएं आपके किसी विषय वस्तु के प्रति है, उसका समाधान हम करने के लिए यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोर्स आप किसी दूसरे संस्थान में 1.5 लाख 1 लाख में कर पाते हैं, वो आप हमारे इस संस्थान से मास्टर डिग्री करना चाहें तो मात्र आप लगा दीजिए कि 14-15 हज़ार रुपये में आपका 2 साल की मास्टर डिग्री हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पाठ्य वस्तु, जो पाठ्य सामग्री है, वो भी यहीं से प्राप्त करवाई जाती है। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस पाठ्यक्रम का लाभ लें और हमारे सेवाओं का लाभ लें। हम तत्पर रहेंगे आपके भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो डॉक्टर रयाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, और जो भी हमारे श्रोता इस समय रेडियो से जुड़े और विद्यार्थियों की तरफ से भी जो भी इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे थे, उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ विश्वविद्यालय परिसर से कार्यक्रम का ये अंक यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन हम आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे। हम आगे भी आप इस कार्यक्रम को लेकर आते रहेंगे आपके सामने और अलग अलग विषयों पर
हम बातचीत करते रहेंगे और डॉक्टर रयाल भी आपके पास आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। तो इसी के साथ मुझे यानी कि अनिल को भी दीजिए इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।